नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हिंदी नवजागरण। इसमें हम हिंदी नवजागरण क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही हिंदी नवजागरण की जो समस्याएं और अभिव्यक्ति क्या रही उनके बारे में भी जानेंगे। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद में जो बदलाव आया वहीं से हिंदी नवजागरण माना जाता है। हिंदी नवजागरण हिंदी की जातीय गद्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ। इसका स्वर राष्ट्रीय है। हिंदी नवजागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद से शुरुआत हुई और इसका स्वर राष्ट्रीय माना जाता है। हिंदी नवजागरण से तात्पर्य सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव से है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के जो हिंदी प्रदेश थे उन हिंदी प्रदेशों में जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आया वहीं से हिंदी नवजागरण की शुरुआत हुई। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वातंत्र्य चेतना का जागृत होना है। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि हिंदी प्रदेश के जो लोग थे वहाँ उनमें स्वातंत्र्य चेतना जागृत हुई। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में हम समझ सकते हैं। 1857 का विद्रोह है, दूसरा है भारतेंदु युग और तीसरा सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन 3 चरणों में हम हिंदी नवजागरण को समझ सकते हैं। पहला चरण 1857 का जो विद्रोह है उसमें हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। ये रामविलास शर्मा जी कहते हैं। दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ ही हिंदी में एक नए युग की शुरुआत हुई। हिंदी नवजागरण की शुरुआत भारतेंदु के इस कथन से मानी जाती है कि सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में डली। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ ही हिंदी में एक नए युग की शुरुआत हुई और वहीं से हिंदी नवजागरण का प्रारंभ हुआ और भारतेंदु ने कहा कि हिंदी नई चाल में डली। भारतेंदु युग को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण नाम दिया। भारतेंदु युग को नवजागरण किसने नाम दिया? रामविलास शर्मा ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के द्वारा उन्होंने नवजागरण की नहीं बल्कि हिंदी नवजागरण की संकल्पना प्रस्तुत की। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण जो पुस्तक है उस पुस्तक के द्वारा रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण की नहीं बल्कि नवजागरण की ही नहीं बल्कि हिंदी नवजागरण की संकल्पना को प्रस्तुत किया। तीसरा चरण जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। उन्होंने पत्रिका के माध्यम से हिंदी नवजागरण को दिशा देने का कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया? 1903 से। और इस पत्रिका के माध्यम से ही उन्होंने हिंदी नवजागरण को एक नई दिशा देने का कार्य शुरू किया। भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद थी। ये जो कवि हैं इनके लेखन में हिंदी जाति की अवधारणा कहीं न कहीं मौजूद थी और इस अवधारणा को व्यवस्थित आकार डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दिया। हिंदी जाति की जो अवधारणा थी उसको व्यवस्थित आकार रामविलास शर्मा ने दिया। उन्होंने राष्ट्रीय संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास को रेखांकित किया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बांग्ला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। रामविलास शर्मा ने भारत जो बहुजातीय राष्ट्र हैं यानी बहुत सी जातियां हैं जिसमें उनमें से हिंदी भाषियों को भी यानी जो बंगला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह
एक जाति माना, यानी हिंदी को भी एक जाति माना। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती है। एक जाति कौन सी है? हिंदी जाति को एक जाति माना है उन्होंने, और कहा है कि जब तक हिंदी जाति सुदृढ़ नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तब तक बहुजातीय जो राष्ट्रीयता है वो भी सुदृढ़ नहीं हो सकती, मजबूत नहीं हो सकती। रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिस खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाती है। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि हिंदी जाति का विकास जो है 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिस जो खड़ी बोली रचना है वहीं से शुरू हो जाती है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल को 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें पहला है लोक जागरण, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, और दूसरा नवजागरण यानी हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। तो हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल को 2 हिस्सों में रामविलास शर्मा ने बांटा, और वो 2 भाग कौन से हैं? एक है लोक जागरण और दूसरा है नवजागरण। पहला चरण यानी लोक जागरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। ये दौर जो था, पहला जो लोक जागरण यानी भक्ति काल जो था वो व्यापारिक पूंजीवाद का दौर था, और भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। यानी पहला जो लोक जागरण था वो तो व्यापारिक पूंजीवाद से प्रभावित था, और दूसरा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वो नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण यानी लोक जागरण का ही एक विकास है। हिंदी जातीयता की पहचान हिंदी नवजागरण से है। हिंदी जातीयता की पहचान किससे है? हिंदी नवजागरण से है। हिंदी जाति के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम यानी मुसलमान दोनों ही आते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हिंदी प्रदेश में लड़ा गया, इसलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया है। 1857 का जो विद्रोह है वो हिंदी प्रदेशों में लड़ा गया, इसलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया। बंगाल के रेनेसा की लहर धीरे धीरे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पंजाब होती हुई हिंदी क्षेत्र में पहुंची। सबसे पहले रेनेसा, बंगाल में जो रेनेसा की लहर थी वो धीरे धीरे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गुजरात से होती हुई, पंजाब से होती हुई हिंदी क्षेत्र यानी भारत के जो उत्तरी क्षेत्र थे वहाँ तक पहुँची, और वहाँ हिंदी नवजागरण की शुरुआत हुई। आगे देखेंगे हिंदी नवजागरण की समस्याएं। हिंदी नवजागरण की जो समस्याएं हैं वो हैं कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसमें सांप्रदायिकता की समस्या आई, और इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। सांप्रदायिकता की समस्या का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर दिया गया, और इसके लिए 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयाँ पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। अब यहाँ पर भाषा का विवाद शुरू हो गया, यानी हिंदी और उर्दू विवाद, हिंदी भाषा और उर्दू भाषा, ये भाषा का विवाद शुरू हो गया। और भाषा की समस्या जो है हमारे देश में शुरू से ही चली आ रही है। और भाषा की, हमारे देश की अपनी अभी तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे इसमें विवाद ही पीछा नहीं छोड़ते हैं, हमेशा विवाद की स्थिति ही बनी रहती है। तो ये जो विवाद की स्थिति है उन्होंने भाषा में खाइयाँ पैदा कर दी, और वो धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया उन्होंने। तो ये समस्या रही। आगे देखेंगे कि भारत देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण का प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा। भारत देश की राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण जो है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहा है। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा नवजागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति है। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा नवजागरण
कह सकते हैं 19वीं शताब्दी की जो नवजागरण है उसको, जिसमें एक ओर तो भारतीय संस्कृति है और दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति है। नवजागरण का आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमज़ोर था। नवजागरण का जो आध्यात्मिक पक्ष था वो कमज़ोर था तुलनात्मक रूप से। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के आध्यात्म से प्रभावित हुई। आगे देखेंगे साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति। साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति इस प्रकार है। पहला है जिसमें आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है। आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है, यानी इसमें एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर जो समाज है उसकी तुलना में क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अपनी कमियों को पहचान कर उनका मूल्यांकन करना तथा कुछ नई चीज़ें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी, यानी समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए जो मिथकीय प्रसंग है वो बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। इसमें जो संस्कृति हमारे सामने उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफ़ी प्रमुख होती है। भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत है। भारतेंदु जो है वो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। भारतेंदु का संपर्क ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र आदि से था, तो बांग्ला की इस नवीन विचारधारा का प्रभाव उन पर पड़ना स्वाभाविक था। ये सभी जो भी समाज सुधारक है भारतेंदु का इनसे संपर्क रहा है और इनका असर भारतेंदु पर पड़ा और उन्होंने बहुत सी ऐसी रचनाओं का सृजन किया जिन्होंने भारत में हिंदी प्रदेशों में नवजागरण का काम किया। भारतेंदु खड़ी बोली में रचनाएं करते थे और उन रचनाओं ने नवजागरण का काम किया। अगला विषय जो रहेगा वो रहेगा भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण को मैंने यहीं समाप्त किया है क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि है और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हम विषयवार इनको देखेंगे। तो भारतीय नवजागरण में से किस तरह हिंदी नवजागरण अलग है, हिंदी नवजागरण जो है वो बांग्ला नवजागरण से अलग है। तो आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।